न्यूज स्टोरी लव इन वॉर। चैप्टर 1 शादी की तैयारियां बटा साजिशों का घेरा। मुंबई। सुबह का समय। मैम आपको कुछ बताना है। एक 25 साल का लड़का हैंडसम जो अपने हाथ में टैबलेट लेकर खड़ा था वो बोला। मैम एक खबर पता चली है। लड़के की आवाज सुन उसके सामने चेयर पर उसकी तरफ पीठ करके बैठी लड़की एकदम से उसकी तरफ घूमी। वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उसका प्रोफेशनल लुक तो किसी को भी अपना कायल कर सकता था। नीली गहरी आंखें, छोटी पतली नाक, पिंक लिप्स जिन्हें देख एक बार के लिए गुलाब की पंखुड़ियां भी शर्मा जाए, खुले बाल और परफेक्ट फिगर। उसने व्हाइट शर्ट और उसके ऊपर ब्लू कलर का कोट पहन रखा था। चेहरे के कठोर एक्सप्रेशन के साथ वो एकदम अकुड़ू और खड़ूस टाइप की बॉस लग रही थी। ये और कोई नहीं बल्कि हमारी कहानी की मैन लीड जन्नत ओबेरॉय ग्रुप की सीईओ। उम्र 22 साल। जन्नत बड़े एरोगेंट अंदाज में बोली, व्हाट्स द न्यूज जेके? जितिन कुमार। जेके मुस्कुराकर बोला, मैम ये देखिए आपके लिए खुशखबरी। ये कहते हुए उसने टैबलेट पर एक वीडियो चलाकर जन्नत के सामने कर दिया। जैसे जैसे वीडियो में चल रही न्यूज जन्नत देख रही थी, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन अजीब से होते जा रहे थे। वहीं जेके को समझ नहीं आ रहा था कि जन्नत क्या सोच रही है। जैसे ही वीडियो खत्म हुआ, जेके ने टैबलेट उठा लिया और चुपचाप वहीं खड़े होकर जन्नत के ऑर्डर का वेट करने लगा। तभी जन्नत के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो गए। वो सीरियस टोन में बोली, जेके तुम्हें क्या लगाता है? हमें क्या करना चाहिए? वहीं जेके जो बस चुपचाप खड़ा था वो बोला, मैम जो आपको अच्छा लगे वही करना चाहिए। वैसे भी आपने इस दिन का बहुत इंतजार किया है, तो जो आपने सोच रखा है वही कीजिए। जेके की बात पर जन्नत टेबल पर टेप करने लगी और अचानक बोली, तो एक बार फिर वही दोहराते हैं। ये कहकर उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। फिर वह बोली, जेके तुम्हें पता तो होगा ही कि तुम्हें क्या करना है। जी मैम, जेके बोला। हाँ तो टाइम पर सब तैयारी शुरू कर दो और एक बात, कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। जन्नत कठोर एक्सप्रेशन के साथ बोली, जी मैम जैसा आपने कहा है बिल्कुल वैसा ही होगा। जेके बोला। जन्नत ने उसे जाने का इशारा किया तो जेके चुपचाप चला गया। वहीं जन्नत जिसके चेहरे पर अब तक कठोर एक्सप्रेशन थे, अब वो गुस्से, नफरत और बदले की भावना में बदल चुके थे। वहीं एक बड़े से महल जैसे खूबसूरत सी हवेली में जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी। पूरी हवेली को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। सब लोग काम में लगे हुए थे, क्योंकि आज विराज राजवंश, जो कि राजवंश खानदान का सबसे बड़ा बेटा है, उसकी शादी है। हवेली के एक आलीशान कमरे में एक लड़का खिड़की के पास खड़ा हुआ था। उसने अपने दोनों हाथों को पॉकेट में डाल रखा था। उसके चेहरा एक्सप्रेशन लेस था। उसका ऑरा बहुत खतरनाक था। गहरी काली आंखें, हल्के कर्ली हेयर, तीखी नाक, सुडौल शरीर, एट पेक एब्स, वो किसी हॉलीवुड के हीरो से कम नहीं था। लड़कियां मरती हैं जिस पर उसका नाम है विराज राजवंश, उम्र 24 साल। पीछे से आवाज आई, सर आज की मीटिंग कैंसिल करनी है या आप मीटिंग में जाना चाहते हैं? विराज बिना कोई भाव के बोला, जितना काम है उतना किया करो। पीछे खड़ा जय डरते हुए बोला, जी सर मैं मीटिंग में चलने की तैयारी करता हूँ। फिर वह अपने मन में बोला, ये डेविल इंसान है या मशीन, आज इनकी शादी है और आज भी इसको मीटिंग में जाना है। सोचा था आज तो कम से कम थोड़ा बहुत चैन मिलेगा मुझे, पर नहीं, मैं ही गलत था। ये डेविल खुद तो शादी कर रहे हैं और मुझे यहाँ हर समय ये ऐसे साथ रखता है जैसे मैं इनका असिस्टेंट नहीं, इनकी बीवी हूँ। हे भगवान, ऐसे तो मैं कुंवारा ही मर जाऊंगा। तभी विराज सर्द आवाज में बोला, मुझे कोसना हो गया हो तो जाकर जो काम है वो करो।
मीटिंग में एक सेकंड की भी देरी नहीं होनी चाहिए। जय बाहर भागते हुए बोला, जी सर। फिर वह अपने आप से बोला, इस डेविल को कैसे पता चला कि मैं इसे ही कोस रहा था। आज तक नहीं समझ पाया तो अब क्या खाक समझेगा। चल भाई जय, काम पर लग जा वरना आज तेरी खैर नहीं। ये डेविल कब क्या कर दे किसी को नहीं पता। अब तो भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि ये शादी के बाद सुधर जाएं और गुस्सा थोड़ा कम कर दे। ये सब सोचते हुए जय कमरे से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद जय कमरे में आया और बोला, सर सारी तैयारियां हो गई है, कार भी रेडी है। हम्मम विराज ने एक गहरी सांस ली और कमरे से बाहर निकल गया। जय भी उसके पीछे पीछे भागा। पर वो दोनों जैसे ही कमरे से बाहर निकले, विराज के सामने एक लड़की आकर खड़ी हो गई। वो लड़की दिखने में बहुत खूबसूरत थी। उसके चेहरे पर शादी का ग्लो उसे और खूबसूरत बना रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। ये विराज की होने वाली दुल्हनिया है। वो कमर पर हाथ रखकर बोली, कहाँ जा रहे हैं आप? विराज ने एक नज़र उस लड़की को देखा और बोला, मुझे एक जरूरी मीटिंग है, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। वो लड़की हल्की नाराजगी जताते हुए बोली, आज हमारी शादी है और आप आज भी मीटिंग में जाने की बात कर रहे हैं। मैं क्या समझें? विराज बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, जो समझना है समझो। विराज की बात सुन वो बोली, ठीक है जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। ये कहकर वो जाने लगी तो विराज ने उसका हाथ पकड़ लिया और एक झटके से अपने पास खींच लिया। वहीं जय पहले ही उनसे थोड़ी दूर जाकर खड़ा हो गया था। वह मन ही मन रोते हुए बोला, सर प्लीज ऐसे तो मत जलाइए हमें। हम कुंवारों के दिल पर नमक मिर्च तो मत छिड़को ऐसे खुले आम रोमांस करके। वहीं विराज ने उस लड़की को अपने पास कर एक हाथ उसकी कमर पर रख दिया और एक हाथ से उसकी चीन को ऊपर उठाकर बड़े प्यार से बोला, स्नेहा तुम चाहती हो कि मैं ना जाऊं? विराज की बात सुन स्नेहा ने सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। विराज एक गहरी सांस लेकर बोला, पर यह बहुत बड़ी डील है, अगर आज मैं नहीं गया तो अरबों रुपयों का नुकसान हो जाएगा। एंड आई एम श्योर कि तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहोगी। वैसे भी मैं शादी के मुहूर्त से पहले आ जाऊंगा। ये कहकर उसने स्नेहा के माथे पर सॉफ्ट किस की और स्नेहा को वहीं छोड़कर निकल गया। जय भी विराज के पीछे पीछे चला गया। स्नेहा बेबसी से विराज को जाते देखने लगी, पर कुछ बोली नहीं, क्योंकि वो जानती थी कि विराज किसी की नहीं सुनता। वो ना में सिर हिलाकर वहां से चली गई। तभी विराह की मॉम मीरा राजवंश विराज को ढूंढते हुए उसके कमरे में आई और बोली, विसु। निकनेम विसु पर विराज की आवाज नहीं आई तो उसने कमरे में जाकर चेक किया। मीरा जी थोड़ी परेशान दिखाई देने लगी। वह अपने आप में बड़बड़ाई, ये लड़का भी ना शादी वाले दिन भी गायब है, पता नहीं कहाँ चला गया है। स्नेहा से पूछती हूँ, शायद उसे पता हो। वो स्नेहा के पास जाकर बोली, बेटा वीसु कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तुम्हें पता है वीसु कहाँ है? मीरा की बात सुन स्नेहा थोड़ी उदासी से बोली, वो मीटिंग के लिए गए हैं, बोला था कि शादी के मुहूर्त तक आ जाएंगे। स्नेहा की बात सुन और उसका उतरा हुआ चेहरा देख मीरा जी थोड़े गुस्से में दिखाई देने लगी। वो स्नेहा के सिर पर हाथ रखकर बोली, तुम टेंशन ना लो बेटा, मैं बात करूंगी उससे। ऐसे कैसे शादी वाले दिन भी मीटिंग में चला गया? आने दो उसे, मैंने भी उसकी अच्छे से खबर ना ली तो देखो। ये कहकर वो वहां से चली गई। वहीं एक दूसरी तरफ एक बड़े से मीटिंग रूम में वहां पर कई बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ आए हुए थे, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो आज उन सभी के आइडिया और प्रेजेंटेशन काबिलियत को देखते हुए किसी एक कंपनी को मिलने वाला था। तभी मीटिंग रूम का दरवाजा खुला और विराज और जय मीटिंग रूम में एंटर हुए। सब लोगों का ध्यान अपने आप विराज पर चला गया।
लड़कियां तो मुंह फाड़े उसे देख रही थी, क्योंकि ऐसे मौके बहुत कम आते थे जब उन्हें विराज को देखने का मौका मिलता था। वहीं वहां बैठे आदमी तो बस जल भुन जा रहे थे, क्योंकि विराज का ऑरा ही इतना गजब का था कि एक नज़र में ही वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता था। विराज का चेहरा एकदम एक्सप्रेशन लेस दिखाई दे रहा था। वो बड़े ही रोबीले अंदाज में एक चेयर पर आकर बैठ गया। अभी मीटिंग शुरू होने में 1 मिनट का टाइम था। विराज ने एक पैनी नज़र पूरे मीटिंग रूम में दौड़ाई। उसके चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। तभी एक बार फिर दरवाजा खुला और जो शख्स अंदर आया उस शख्स को सब लोग देखते ही रह गए। टू बी कंटिन्यूड। जन्नत क्या करने वाली है? CH2 मिस जन्नत ओबेरॉय बटा मिस्टर राजवंश आपके लिए एक सरप्राइज है। तभी एक बार फिर दरवाजा खुला और जो शख्स अंदर आया उस शख्स को सब लोग देखते ही रह गए। अब आगे। जन्नत जैसे ही मीटिंग रूम में एंटर हुई, सबकी नजरें जन्नत पर थम सी गई। अब जलने की बारी लड़कियों की थी, क्योंकि सब लोग उसे ही देख रहे थे। और ये कहना गलत नहीं होगा कि जन्नत वहां बैठी लड़कियों से कई गुना ज्यादा खूबसूरत थी। जन्नत ने अपने गोगल उतारे। जेके ने जल्दी से जन्नत के हाथ से गोगल ले लिए। जन्नत एरोगेंट एक्सप्रेशन के साथ चलती हुई विराज के सामने वाली चेयर पर आकर बैठ गई। विराज भले ही अपने चेहरे पर दिखा नहीं रहा था, पर उसे जन्नत को देख बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। जन्नत ने एक नज़र विराज को देखा और बोली, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो मिस्टर विराज राजवंश, ये प्रोजेक्ट तो मैं ही लेकर रहूंगी। ये कहते हुए वो मन ही मन डेविल स्माइल करने लगी, पर चेहरा उसका अभी भी एकदम एक्सप्रेशन लेस था। कुछ सरकारी ऑफिसर आए और थोड़ी ही देर में मीटिंग शुरू हो गई। सबने अपनी अपनी प्रेजेंटेशन दी। अब बारी थी ओबेरॉय ग्रुप की। जय ने प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट की। जन्नत और विराज के साथ साथ सब लोग ध्यान से जय की प्रेजेंटेशन सुन और समझ रहे थे। विराज के चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। वहीं जन्नत बिना कोई एक्सप्रेशन के जय की प्रेजेंटेशन सुन रही थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि जय ने जो आइडिया और बजट सब चीजें बताई थी, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से एकदम परफेक्ट था। ऑफिसर को विराज का आइडिया काफी पसंद आया, पर अब भी एक प्रेजेंटेशन बाकी थी। उसके बाद ही फाइनल फैसला आने वाला था। विराज ने एक घमंड भरी मुस्कान जन्नत को दी। ये देख जन्नत ने भी एक कातिलाना मुस्कान दी, जिसे देख विराज का मुंह बन गया। वही जैसे ही जय की प्रेजेंटेशन खत्म हुई, उसके बाद जेके को प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया गया। जेके ने बोलना स्टार्ट किया। प्रोजेक्टर पर कुछ समझाने लगा। वह बोला, हमारी कंपनी ने ये डिज़ाइन तैयार किया है। हमारी इस आइडिया पर काम करने पर बजट भी कम लगेगा और क्वालिटी भी बेहतर रहेगी, और ये लोगों को आसानी से अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम है। इस डिज़ाइन में कई ऐसी अनोखी बातें हैं जो शायद आपको और कहीं देखने को ना मिले। ये कहते हुए जेके ने इनडायरेक्टली राजवंश ग्रुप की तरफ इशारा किया था। विराज जेके की बातें खूब समझ रहा था। उसकी नजरें कठोर होने लगी थी। उसका बस चलता तो वो अभी जाकर जेके का गला घोट देता, पर वो अभी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था। वहीं जन्नत ने भी विराज को देखा था। उसने चैलेंजिंग नजरों से विराज को देखा, जिसका ध्यान जेके पर था। जेके जैसे जैसे बोलता जा रहा था, सब लोग मुंह फाड़े सुन रहे थे। जेके ने अपनी बात खत्म की और जन्नत के पास आकर बैठ गया। जन्नत ने जेके की तरफ थम्स अप का साइन बनाए। वहीं विराज तो बस लाल आंख लिए फैसले का इंतजार कर रहा था। वैसे उसे कुछ कुछ तो अंदाजा हो गया था कि प्रोजेक्ट किसे मिलने वाला है, पर वो फिर भी एक उम्मीद में था। अधिकारियों ने थोड़ी देर डिस्कस किया और उनमें से एक खड़ा होकर बोला, आप सबके आइडिया वाकई काबिल तारीफ है, पर जिसका आइडिया हमें सबसे अच्छा लगा वो है
सब लोग बस एक उम्मीद से उस अधिकारी को देख रहे थे। विराज का चेहरा दिखने बाहर से एकदम शांत लग रहा था, मगर अंदर ही अंदर उसका शरीर गुस्से और नफरत में झुलस रहा था। तभी वह अधिकारी बोला, मिस जन्नत ओबेरॉय। सबने बेमन से तालियां बजाईं। जन्नत चेयर से उठी और अधिकारियों से हाथ मिलाया। सब लोग जाने लगे। थोड़ी देर बाद मीटिंग रूम में सिर्फ जन्नत, जेके और विराज जय ही बचे थे। जन्नत ने जेके को जाने का इशारा किया तो जेके वहां से चुपचाप फाइल लेकर निकल गया। जय वहीं खड़ा था। ये देख जन्नत ने दोनों हाथ अपनी पॉकेट में डाले और बोली, तुम्हें अलग से कहना पड़ेगा। जय ने एकदम चौंक कर जन्नत की तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो, मैं? उसने एक नजर विराज की तरफ देखा। विराज चेयर पर बैठा हुआ था, चेहरा भावहीन था। उसने जाने का इशारा किया। जय चुपचाप चला गया और दरवाजा हल्का सा लगाकर वहीं खड़ा हो गया। जेके भी वहीं खड़ा था। उसने जय की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। वहीं जय भी फुल एटीट्यूड में था। उसने भी जेके की तरफ ध्यान नहीं दिया। वहीं मीटिंग रूम के अंदर माहौल एकदम ठंडा था। काफी देर की खामोशी के बाद आखिरकार जन्नत एटीट्यूड से विराज की तरफ देखकर बोली, मिस्टर राजवंश, कैसा लगा एक बार फिर मुझसे हार कर? विराज ने जन्नत को एक नजर घूर कर देखा और अजीब सी मुस्कान के साथ बोला, इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं है मिस ओबेरॉय। अभी तो खेल शुरू हुआ है, आगे आगे देखो होता है क्या। विराज की बात सुन जन्नत फीकी हंसी हंसते हुए उसके करीब जाकर खड़ी हो गई। जन्नत की हाइट विराज से कम थी। जन्नत की हाइट 5 फुट 5 इंच और विराज की हाइट 6 फुट 1 इंच, पर जन्नत ने हाई हिल पहन रखी थी, जिस वजह से वो विद्यान से कुछ ही छोटी लग रही थी। जन्नत ने अचानक ही विराज की टाई पकड़ ली और उसे खींचकर अपनी तरफ झुका दिया और उसके कान में धीरे से मगर बड़े सेडक्टिव अंदाज में बोली, मुझे भी खेलने में बड़ा मजा आता है, और जब बात आपकी है तो खेलने का मजा बढ़ने वाला है, क्योंकि आसान खेल खेलना जन्नत को पसंद नहीं है। ये कहकर उसने विराज की टाई को छोड़ दिया और टाई को सही करने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाए, विराज ने उसका हाथ पकड़ लिया। जन्नत के हाथ वहीं रुक गए। जन्नत बिना किसी भाव के विराज की आंखों में देख रही थी। विराज डेविल स्माइल करके उसी अंदाज में बोला, देखते हैं इस बार कौन जीतता है। जन्नत ने फीकी हंसी हंसते हुए कहा, मिस्टर राजवंश, मैंने सुना है कि आज आपकी शादी है। जन्नत की बात सुन विराज ने हैरानी से जन्नत की आंखों में देखा, जैसे पूछ रहा हो कि तुम्हें ये कैसे पता, क्योंकि ये बात सिर्फ परिवार वालों को और कुछ चुनिंदा लोगों को ही मालूम थी। ये शादी सीक्रेटली हो रही थी। विराज के मन का सावल पर जन्नत बड़े आराम से बोली, ओ कम ऑन मिस्टर राजवंश, इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है, शादी ही तो है। अगर मुझे इसके बारे में पता भी लग गया तो कौन सी बड़ी बात है। विराज जन्नत को बड़ी ही खतरनाक नजरों से घूर रहा था। जन्नत आगे बोली, आपने तो मुझे नहीं बुलाया, पर मैं आपकी शादी में जरूर आऊंगी मिस्टर राजवंश, बेस्ट विशेष देने के लिए। वो क्या है ना कि मैं देखना चाहती हूँ कि वो कौन सी बदनसीब लड़की है जिसकी आपके साथ शादी होने वाली है। जन्नत आगे सोचने का नाटक करते हुए बोली, वैसे मैंने बहुत सोचा कि आप दोनों को शादी पर क्या सरप्राइज दूं, पर कुछ खास समझ नहीं आया। लेकिन अब मुझे याद आया कि एक सरप्राइज मैं आपको दे सकती हूँ, तो तैयार रहना शाम को भूम। ये कहते हुए वो अजीब सी हंसी हंसने लगी। विराज का चेहरा कठोर हो गया। उसे अंदाजा हो गया था कि जन्नत कुछ बड़ा करने की सोच रही है, और वो को भी सोच रही है, वो उसके लिए अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। विराज फिर भी अपने आप को नॉर्मल कर डेविल स्माइल कर बोला, मिस ओबेरॉय, आई होप आप मेरी शादी में आएंगी और मुझे इंतजार रहेगा आपके सरप्राइज का। जन्नत मुस्कुराकर बोली, जरूर। ये कहकर उसने विराह की टाई छोड़ी और बड़े ही कटीले अंदाज में चलते हुए बाहर निकल गई।
जन्नत ने बाहर निकलते ही जेके की तरफ हाथ बढ़ाया। जेके ने जल्दी से गोगल जन्नत के हाथ में दे दिए। जन्नत ने गोगल लगाए और बाल झटक कर चली गई। जन्नत के बाल जय के मुंह पर लगे। जय का अजीब सा फेस बन गया। जेके भी जन्नत के साथ साथ चलने लगा। वही विराज के माथे पर बल पड़ गए। उसने 2 उंगलियों से अपना माथा रगड़ा और फिर गोगल लगाकर वापस अपने चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन लेकर बाहर निकल गया। टू बी कंटिन्यूड। जन्नत किस सरप्राइज की बात कर रही थी? और क्या और क्यों करने की सोच रही है जन्नत? CH3 मीटिंग। वही विराज के माथे पर बल पड़ गए। उसने 2 उंगलियों से अपना माथा रगड़ा और फिर गोगल लगाकर वापस अपने चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन लेकर बाहर निकल गया। अब आगे। विराज जैसे ही हवेली में एंटर हुआ, उसके कानों में मीरा को कड़क आवाज गूंजी। कहाँ था अब तक? विराज बिना किसी भाव के बोला, मीटिंग में। विसु, आज के दिन भी तुझे अपनी मीटिंग की पड़ी है। तूने शादी को समझ क्या रखा है? हाँ, यहाँ कोई खेल चल रहा है। विराज, जो दूसरों डराता रहता है, वो चुपचाप खड़ा अपनी मॉम से डांट खा रहा था। जय ये देख मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। सभी विराज बड़े आराम से बोला, मॉम अब मैं जाऊं? विराज का ठंडा जवाब सुन मीरा जी ने ना में सिर हिला दिया और एक आह भरते हुए बोली, जाओ, वैसे भी तुम मेरी कहाँ सुनते हो। अब तो स्नेहा से ही उम्मीद कर सकती हूँ कि वो तुम्हें सुधार दे। मीरा की बात सुन विराज का चेहरा अजीब सा हो गया, जैसे कह रहा हो कि आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो विराज राजवंश को बदल सके। वो आगे बिना कुछ बोले अपने रूम की तरफ चला गया। वही स्नेहा को भी विराज के आने की खबर मिल चुकी थी। उसने मिलने की कोशिश की तो उसकी मॉम ने उसे रोक दिया और बोली, बेटा थोड़ी देर में तुम दोनों की शादी होने वाली है, फिर आराम से मिल लेना, सारी जिंदगी पड़ी है। अपनी मॉम की बात सुन स्नेहा शर्मा गई। उसकी मॉम उसकी बालाएं लेकर बोली, हाय, किसी की नजर ना लगे मेरी बच्ची को। वही विराज ने जय को सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कह दिया था, क्योंकि उसे पता था कि जन्नत जरूर कुछ करने वाली है, और वो क्या करने वाली थी ये बात उसे पता नहीं थी, इसलिए वो पहले से ही तैयार रहना चाहता था। कुछ घंटे बाद विराज मंडप में बैठा हुआ था। उसने क्रीम कलर की शेरवानी पहन रखी थी। सिर पर रेड और क्रीम कलर का सेहरा पहन रखा था। विराज ने अपने लिए आज रॉयल लुक चुना था। आज वो किसी सियासत के राजकुमार की तरह लग रहा था। डेसिंग और हैंडसम लग रहा था। सब लोग विराज की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। वहीं पंडित जी मंत्र बोल रहे थे और पूजा कर रहे थे। अब तक सब करीबी लोग शादी में पहुंच गए थे। वहीं विराज का ध्यान सिर्फ जन्नत की बातों पर था। उसने जय को अपने पास बुलाया और पूछा, वो आ गई? जय बोला, नहीं सर, अभी तक तो नहीं। अगर आएगी तो मैं आपको तुरंत बता दूंगा। हम जय वहां से चला गया। अब विराज को और ज्यादा टेंशन होने लगी। कुछ देर बाद पंडित जी बोले, वधू को लेकर आइए। पंडित की बात सुन 2 लड़कियां स्नेहा को लेकर आ गई। स्नेहा ने घूंघट डाल रखा था, जिससे उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। विराज ने सवालिया निगाहों से स्नेहा की तरफ देखा। एक लड़की उसे छेड़ते हुए बोली, जीजू घूंघट ही तो डाला है, वैसे भी थोड़ी देर की बात है, बाद में अच्छे से देख लेना चेहरा। उस लड़की ने चेहरा शब्द पर जोर दिया था। विराज ने कुछ नहीं कहा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, शादी का सरप्राइज। वहीं स्नेहा का सिर नीचे झुका हुआ था। वहीं पंडित जी मंत्र बोलने लगा। पंडित जी बोले, फेरों के लिए खड़े होइए। स्नेहा और विराज दोनों खड़े हो गए। विराज आगे और स्नेहा पीछे पीछे चलने लगी। पंडित जी बोले, अब वधू आगे वर पीछे।
इस बार विराज पीछे और स्नेहा आगे चलने लगी। थोड़ी देर में फेरे पूरे हो गए। पंडित जी बोले, अब वर वधू की मांग में सिंदूर भरे और उसके बाद मंगलसूत्र पहनाइए। विराज ने स्नेहा की मांग में सिंदूर भरा और फिर उसके गले में मंगलसूत्र पहना दिया। आखिर में पंडित जी बोले, आज से आप दोनों एक अटूट बंधन में बंध गए हो। आप दोनों की शादी संपन्न हुई। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। जाकर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले लीजिए। विराज और जन्नत दोनों उठे। विराज सबसे पहले अपनी दादी अम्मा के पास गया। दोनों ने उनके पैर छुए। दादी अम्मा बोली, सदा सुखी रहो और जल्दी से मुझे एक नन्हा मुन्ना सा परपोता बटा परपोती दे दो। दादी की बात सुन विराज नजर एकदम से स्नेहा पर चली गई। वहीं सब लोग दादी की बात सुन हंसने लगे। इसके बाद विराज अपने मॉम डैड के पास गया। विराज और स्नेहा दोनों ने जैसे ही पैर छूने के लिए झुकने लगे, मीरा और विराज के पापा अमन राजवंश दोनों ने उन्हें गले लगा लिया। मीरा बोली, अरे बेटा तुम पैर मत छुओ, तुम इस घर की बहू हो, पर तुम मेरे लिए मेरी बेटी से कम नहीं हो। तभी मीरा का ध्यान स्नेहा के घूंघट पर गया। वो बोली, बेटा ये घूंघट अब तो हटा दो। वैसे भी इतने भारी भरकम लहंगे में तुमसे ठीक से चला नहीं जा रहा है और घूंघट की वजह से और दिखाई नहीं दे रहा होगा। मीरा ने ये कहते हुए स्नेहा का घूंघट हटा दिया। घूंघट हटते ही मीरा जी को झटका लगा। उनके मुंह से एक ही शब्द निकला, तुम। सब लोग का ध्यान दुल्हन पर चला गया। विराज ने अपनी दुल्हन की तरफ देखा और उसका चेहरा काला पड़ गया। सबके चेहरे देखने लायक थे। मीरा जी ने सिर पकड़ लिया और बोली, तुम जन्नत? जी हाँ, घूंघट के पीछे स्नेहा नहीं जन्नत थी। तुम यहाँ कैसे आई? और स्नेहा कहाँ है? ये क्या बेहुदा मजाक है? मीरा के चेहरे पर अब गुस्सा आने लगा था। वहीं जन्नत जो शांत थी वह आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, आंटी जी मुझे नहीं पता कि स्नेहा कहाँ है। झूठ मत बोलो, स्नेहा की मां जन्नत से कड़क आवाज में बोली। आंटी आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, मुझे सच में नहीं पता कि स्नेहा कहाँ है, पर उसने एक नोट छोड़ा था, वो मैं आप सबको दिखाती हूँ। आप लोगों को सब समझ आ जाएगा। मीरा जी तो सिर पकड़कर बैठ गई थी। वहीं स्नेहा की मां जन्नत पर भड़कते हुए बोली, सुटाप, एक और शब्द अपने मुंह से निकला तो मुझे पता है तुमने ही मेरी बेटी को कहीं छुपाया होगा। बता मेरी बेटी कहाँ है? मैं तुम्हारी जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। बता, पैसे के लिए ही किया है ना तुमने ये सब? स्नेहा की मां जन्नत पर तरह तरह के इल्जाम लगाए जा रही थी। जन्नत अगले ही पल अपने आंसू पोंछकर एटीट्यूड से बोली, आंटी जी आपने ओबेरॉय ग्रुप का नाम तो सुना होगा ना? तुम कहना क्या चाहती हो? स्नेहा की मां बोली, ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं उसकी सीईओ हूं। तो मुझे विराज के पैसों की क्या जरूरत? अगर मान भी लेते हैं कि मैंने विराज से शादी उसके पैसों की वजह से की है, तो भी मैं आपकी बेटी से तो लाख गुना बेहतर हूं। जन्नत की बात सुन सब लोग खुसुर फुसुर करने लगे। एक बोली, ये ओबेरॉय ग्रुप की सीईओ है। जन्नत ओबेरॉय? कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रही? क्योंकि जन्नत को बहुत कम लोगों ने देखा है, पर इसकी आंखों की सच्चाई और एटीट्यूड तो यही बता रहा है कि ये झूठ नहीं बोल रही है। अरे अभी थोड़ी देर पहले मीरा ने भी तो इसे जन्नत नाम से ही बुलाया था, तो सीधी सी बात है कि ये सच कह रही है। ओबेरॉय और राजवंश ग्रुप दोनों ही कंपनी का टर्नओवर लगभग बराबर रहता है। ऐसे ही सब लोग आपस में गॉसिप कर रहे थे। वहीं अचानक से जन्नत अपनी आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, एक तो मैंने आपकी बेटी के भागने की खबर ना बताकर आपकी इज्जत बचाई, और विराज से शादी करके राजवंश परिवार की इज्जत बचाई, पर बदले में मुझे क्या मिला? आप लोगों के नेगेटिव कमेंट।
अगर आप सबको लगता है कि मैंने गलत किया है तो मैं कल ही डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दूंगी। पहले आप ये नोट पढ़ लीजिए जो स्नेहा ने लिखा था जाते समय। ये कहकर जन्नत ने एक पन्ना स्नेहा की मां के हाथों में थमा दिया। उसने कांपते हाथों से पन्ना पकड़ लिया और पढ़ने लगी। जैस जैसे वो पढ़ती जा रही थी उसके चेहरे पर गुस्सा आने लगा और वो वहीं गिर गई। जन्नत ने उन्हें संभालने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाए उससे पहले ही दो लेडीज ने आकर उन्हें संभाल लिया और उसे चेयर पर बैठा दिया। वहीं विराज जो अब तक लाल आंखों से घूरते हुए जन्नत की सारी हरकतें देख रहा था, उसने जल्दी से स्नेहा की मां के हाथ से वो पेपर ले लिया। उसने देखा ये लिखावट तो बिल्कुल स्नेहा की लिखावट जैसी थी। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने पढ़ना स्टार्ट किया। पेपर पर लिखा हुआ था, आई एम सॉरी विराज, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैंने तुम्हारे साथ सिर्फ प्यार का नाटक किया था, पर मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी गलत थी। मैं 3 जिंदगियां बर्बाद करने वाली थी, पर अब मैंने फैसला किया है कि मैं तुम और तुम्हारी जिंदगी से दूर चली जाऊंगी अपने प्यार के पास। मैंने जो किया है वो माफी के काबिल नहीं है, पर फिर भी हो सके तो मुझे माफ करने की कोशिश करना। स्नेहा। विराज का चेहरा सर्द हो चुका था। आंखों में बेतहाशा गुस्सा, नफरत दिखाई देने लगी। विराज ने जन्नत का हाथ पकड़ा और अपने साथ ले जाने लगा। भीड़ से निकलने के बाद जन्नत के एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो गए। उसके चेहरे पर अब डेविल स्माइल थी। वो विराज को देख रही थी जो उसे अपने साथ खींचते हुए ले जा रहा था। वहीं मीरा जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो उठकर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। वहीं अमन का चेहरा भी अब सख्त हो चुका था, पर उसने अपने गुस्से को काबू किया और सभी को विदा किया। वहीं विराज ने जन्नत को अपने कमरे में ले जाकर चौड़ा और दरवाजा बंद करके जन्नत को अचानक ही दरवाजे से सटाकर खड़ा कर दिया और जन्नत के बिल्कुल करीब खड़ा हो गया और उसकी आंखों में नफरत और गुस्से से देखने लगा। टू बी कंटिन्यूड। क्या स्नेहा सच में अपनी मर्जी से कही गई है या इसके पीछे है कोई साजिश? क्या राजवंश परिवार जन्नत को अपनाएगा? CH4। विराज और जन्नत एक कमरे में बंद हो और कमरे की चाबी खो जाए। जन्नत को अचानक ही दरवाजे से सटाकर खड़ा कर दिया और जन्नत के बिल्कुल करीब खड़ा हो गया और उसकी आंखों में नफरत और गुस्से से देखने लगा। अब आगे जन्नत एक्सप्रेशन लेस दिखाई दे रही थी। विराज कुछ बोलता उससे पहले ही अचानक जन्नत हंसते हुए बोली, मिस्टर राजवंश। ऊप्स सॉरी, अब तो हम पति पत्नी है। तो मैं आज से तुम्हें क्या बुलाऊं? विसु, जो सब बुलाते हैं, या फिर बेबी, सोना, जादू, टोना? मेरे हिसाब से तो ये सब छोड़कर मैं तुम्हें जान बुलाती हूँ, क्योंकि ये नाम तुम्हारे मेरा मतलब आपके और मेरे नाम का कॉम्बिनेशन है। जन्नत का जा और आपके नाम का कैसा लगा? मैंने तो आपको नाम दे दिया है, डियर पतिदेव। अब सुट अप, आई सेड सुट अप मिस जन्नत, इनफ इज इनफ। ये क्या पतिदेव, जान लगा रखा। अब एकदम चुप रहकर मेरे सवालों का जवाब दो। विराज दांत भींच कर बोला। विराज की बात सुन जन्नत पर कोई फर्क नहीं पड़ा और वो बोली, जान, क्या आपको मेरा दिया हुआ नाम पसंद नहीं आया? आप कहेंगे तो मैं आपको दूसरा नाम भी दे सकती हूँ। ये कहते हुए जन्नत ने मासूम सा चेहरा बना लिया, जैसे उससे ज्यादा क्यूट तो कोई हो ही ना। अगर ये हरकत जन्नत ने किसी और के सामने की होती तो वो जरूर जन्नत की एक्टिंग और बनावटी क्यूटनेस के जाल में फंस गया होता। पर यहाँ विराज था, जहाँ लोगों को एक नजर देखकर बता सकता था कि वो रियल है या एक्टिंग, और ये तो जन्नत थी। विराज जन्नत की रग रग से वाकिफ था। उसने इरिटेंशन में अपनी आंखें बंद कर ली और दांत पीसते हुए पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया?
जन्नत जिसे विराज की बात का मतलब अच्छे से समझ आ रहा था, फिर उसने अनजान बनते हुए पूछा, क्या जान, आप किस बारे में बात कर रही हैं? विराज जिसे पहले से ही इतना गुस्सा आ रहा था और ये लड़की बार बार जान जान बोलकर उसका गुस्सा बढ़ा रही थी। वहीं जन्नत मन ही मन शैतानी हंसी हंस रही थी। उसे विराज का चेहरा देख बड़ा सुकून मिल रहा था। विराज दांत पीसते हुए बोला, देखो मुझे अच्छे से पता है कि तुमने ही स्नेहा को कहीं छुपाया हुआ है, इसलिए मेरे सामने ये नाटक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे ये झूठे आंसू और ये एक्टिंग सबको बेवकूफ बना सकती हैं, पर मुझे नहीं। इसलिए अब मुझे सब सच सच बताओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। जन्नत जो अभी तक बड़े अच्छे मूड में बात कर रही थी, उसका चेहरा अचानक ही एक्सप्रेशन लेस हो गया। वो विराज के चेहरे पर हाथ रखकर बड़े खतरनाक तरीके से बोली, अब तुम्हें सब पता ही है, तो तुम्हें ये भी पता होगा कि वो कहाँ है। अगर नहीं भी है, जाओ जाकर पता लगा लो अपनी प्यारी मसूका के बारे में, क्योंकि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये कहकर जन्नत के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। विराज बोला, वो तो मैं पता लगा लूंगा, लेकिन तुम बस इतना याद रखना, अगर उसे कुछ भी हुआ तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। कोशिश करो, मिल जाएगी। जन्नत नॉर्मल वे में बोली और अगले ही पल तेवर बदलकर बोली, ये लहंगा कितना भारी है, पता नहीं ये लड़कियां कैसे पहन लेती हैं। मेरी तो हालत टाइट हो गई, सिर्फ जान तुम्हें सरप्राइज देने के चक्कर में। ये कहते हुए जन्नत ने जानबूझकर विराज को एक जोरदार धक्का दिया। विराज लड़खड़ा कर जन्नत से दूर हो गया और तेज नजरों से जन्नत को घूरने लगा। जन्नत ने विराज को इग्नोर किया और क्लोजेट रूम में जाने लगी। तो विराज कड़क आवाज में बोला, कहाँ चली? ये मेरा रूम है, जितना जल्दी हो सके मेरे घर से निकल जाओ, वरना। इस वरना को छोड़िए, मैं तो कहती हूँ आप भी अपने कपड़े बदल लीजिए। वो क्या है ना कि आज अपनी फर्स्ट नाइट है, तो ये कुछ ज्यादा भारी हो जाएंगे। ये कहकर जन्नत शर्माने की एक्टिंग करते हुए क्लोजेट रूम में भाग कर चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। वहीं विराज का चेहरा काला पड़ गया। जन्नत के मुंह से फर्स्ट नाइट की बात सुन उसने लाचारगी से अपना सिर पकड़ लिया और बोला, तुम्हें तो मैं देख लूंगा जन्नत, और गुस्से में बाहर निकल गया। जन्नत जैसे ही क्लोजेट रूम में गई, उसका चेहरा अचानक ही कठोर हो गया। उसने एक बार अपने आप को देखा और एक गहरी सांस लेकर कपड़े निकालने लगी, पर तभी उसे याद आया कि उसके पास तो यहाँ एक भी कपड़े ही नहीं है। उसने हल्का सा दरवाजा खोल कर देखा, विराज रूम में नहीं था। ये देख जन्नत जल्दी से रूम आई और जल्दी से कबर्ड में से विराज की एक ड्रेस उठा ली और वापस क्लोजेट में चली गई। उसने एक नजर घूर कर विराज के कपड़ों को देखा और बोला, क्या दिन आ गए हैं जन्नत, जो तुम्हें इस इंसान के कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। उसने मजबूरी में कपड़े पहने जो कि उसके शरीर से 2 गुना बड़े थे। जन्नत ने जैसे तैसे पजामे को सेट किया और बाहर आ गई। उसने शीशे में अपने आप को देखा। वो इस समय बहुत क्यूट लग रही थी। विराज के कपड़ों में वो ऐसे लग रही थी जैसे शेर की खाल में खरगोश का बच्चा। आज उसके चेहरे पर अलग ही ग्लो नजर आ रहा था। मांग में सिंदूर और गले का मंगलसूत्र उसकी खूबसूरत में 4 चांद लगा रहे थे। जन्नत ने लाचारी से पजामे को हाथों में पकड़ा और बेड पर गिर गई। वो आज बहुत ज्यादा थक चुकी थी। उसे बहुत तेज नींद आ रही थी, पर उसे पहले अपने लिए कपड़े मंगवाने थे। क्या पता कल क्या होने वाला है, वो लोग उसे अपनाएंगे कि नहीं। पर जन्नत को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने जेके को कॉल किया। इस समय रात का 1 बज रहा था। कुछ देर तक रिंग बजने के बाद जेके ने फोन उठाया और अलसाई आवाज में बोला,
जी मैम, कहिए, कोई काम है? जन्नत बोली, सुबह 7 बजे से पहले पहले हवेली में मेरे कपड़े और जरूरत के सारे सामान पहुंच जाने चाहिए। जेके ने लाचारी से हामी भर दी। वह बेचारा और कर भी क्या सकता था। उसने टाइम देखा और ना में सिर हिला दिया। वहीं जन्नत ने कॉल कट भी कर दिया था। उसने फोन को साइड में रखा और चादर तान कर सो गई। थोड़ी ही देर में वो नींद के आगोश में चली गई। वहीं विराज घर में बने बार में बैठा हुआ था और ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहा था। उसकी आंखों में ज्वाला धधक रही थी। वो बोतल को पकड़कर कहने लगा, जन्नत, आई विल नॉट लीव यू। आई विल मेक यू सच अ कंडीशन दैट यू विल रिग्रेट योर डिसीजन, बट यू वोंट इवन हैव टाइम टू रिपेंट। जन्नत, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारी वो हालत करूंगा कि तुम अपने डिसीजन पर पछताओगी, पर तुम्हारे पास पछताने का भी समय नहीं होगा। ये कहते हुए उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। उसने बोतल को अपने मुंह पर लगा लिया। कुछ घूंट पीने के बाद उसने बोतल को फर्श पर फेंक दिया। बोतल के टुकड़े टुकड़े हो गए। वो वहां से उठा और बार रूम से बाहर निकल गया। वो सीधा अपने कमरे की तरफ चला गया, पर जैसे ही वो रूम में एंटर हुआ, उसकी आंखें छोटी हो गई। जन्नत उसके कपड़े पहने उस किंग साइज बेड पर फेल कर सोई हुई थी। उसके हाथ पैर यहाँ वहां थे। उसको देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि इस क्यूट चेहरे के पीछे एक शैतानी रूप भी है। विराज ने कहाँ सोचा था कि आज शाम तक वो जिसका बिजनेस राइवल था और उसे बर्बाद करने के प्लान बना रहा था, कुछ ही घंटों में ऐसा कुछ हो जाएगा कि वो उसकी जिंदगी में पत्नी नाम कांटा बन बैठेगी। तभी विराज ने कुछ सोचा और उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो बोला, कितने आराम से सो रही है मेरे बेड पर, अभी बताता हूँ। टू बी कंटिन्यूड। आखिर स्नेहा कहाँ है? क्या सच में जन्नत ने ही स्नेहा को गायब करवाया है, या है इसके पीछे कोई और गहरा राज? और विराज कौन सा जाल बुनने वाला है जन्नत के लिए, और वो अब क्या करने वाला है सोती हुई जन्नत के साथ? आगे क्या होने वाला है इन सबकी लाइफ में जानने के लिए सुनते रहिए लव इन वार, सिर्फ स्टोरी वर्ल्ड की दुनिया चैनल पर।